नमस्कार दोस्तों, सीसी के स्लाइड बेसिक लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछले 2 सेशन से हम राग यमन पर ख़ास परिचर्चा कर रहे हैं। आज भी राग यमन में हम विलंबित ख्याल पर आज खास चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारतीय कॉलेज के संगीत विभाग में HOD हैं। बताना चाहेंगे कि इनका संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है। ये शिष्या हैं पंडित शंकरनाथ पाटिल जी की और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की। आपको जैसा कि हम निरंतर बताते हैं कि सरिता जी नित्य प्रति यही कोशिश करती हैं कि लोगों तक, आम जनमानस तक संगीत के गुणों को सिखाएं। तो संगीत के गुणों को सिखाने के लिए इन्होंने नेशनल आर्काइव्स, ख़ासतौर पर रेडियो आर्काइव्स के लिए कई प्रोग्राम्स बनाए हैं और उसमें से एक विशेष श्रृंखला है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उत्कर्ष केंद्र। जितने भी छात्र छात्राएं हैं या वो लोग जो संगीत में खास रुचि रखते हैं या शोधार्थी हैं, उनके लिए ये श्रृंखला बखूबी बहुत कारगर साबित हो सकती है। अगर आप इसको सुने जब भी आपको मौका मिले तो आप नेशनल आर्काइव से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बताना चाहेंगे कि आज एक बार फिर से इनके साथ तबले पर संगत करेंगे लाल बाबू राय जी, जो शिष्य हैं पंडित मिथिलेश जी के, और तानपुरे पर इनके साथ हैं गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। तो मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का और साथ ही साथ गगनजीत कौर और लाल बाबू राय जी का। तो सरिता जी, वैसे तो हमारे पास नित्य प्रति बहुत सवाल आते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आज हम हल दे सकें। लेकिन जैसा कि हमारा आज का विषय है राग यमन में विलंबित ख्याल, तो हम चाहते हैं कि आप इस लेक्चर को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, विलंबित ख्याल जो है राग यमन में विलंबित ख्याल, इस पर आज हम ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको बताएंगे कि कौन सा विलंबित ख्याल हम आपको सिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि विलंबित ख्याल क्यों बोला जाता है। विलंबित ये शब्द जो है, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, वो है विलंब। विलंब का अर्थ होता है देर से। हम कहते हैं कि आप बड़े विलंब से आए, यानी आप देर से आए। तो यहाँ पर एक संबंध है इस अर्थ का, इस जो शास्त्रीय संगीत की जो विधा है, गायन शैली, ख्याल की जो शैली है, इससे एक संबंध है जो मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों को सोचना चाहिए कि विलंबित ख्याल में विलंब से, क्योंकि उसकी स्पीड जो ताल की है, जो उसका टेम्पो है वो स्लो है, उसकी लय बहुत स्लो है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे पहली मात्रा से ताल चलनी शुरू हुई और अंतिम मात्रा तक पहुंचकर पुनः पहली मात्रा पर सम जहां दिखा रही है, तो वो काफ़ी देर के बाद वो स्थान आता है, क्योंकि लय बहुत ही धीमी है। तो इसीलिए विलंब से सम का आना, यानी सम पर बहुत देर से पहुंच रहे हैं, हम आराम से पहुंच रहे हैं क्योंकि हमारी स्पीड स्लो है। यदि हम इसको कंपेयर करें द्रुत ख्याल के हिसाब से या अति द्रुत के हिसाब से, जहाँ पे जो टेम्पो है वो फास्ट है, स्पीड फास्ट है, लय जो है वो द्रुत है, तो जो जहाँ पर लय द्रुत होगी तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि सम जो है वो जल्दी आएगा, जिसके तुलना में विलंबित में सम देर से आएगा। तो ये भी एक बात कही जा सकती है कि विलंबित ख्याल को विलंबित ख्याल क्यों कहा जाता है। खैर, ये एक अलग बात थी। ख्याल में, ख्याल गायन में विलंबित जो है एक विधा है, एक विधित है, जो जिस तरीके से ख्याल को गाया जाता है। जैसे मेरी बातों से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो लय है ख्याल की या बंदिश में जो लय होती है वो स्लो होती है। अब प्रश्न उठता है कितनी स्लो, या उसका कैसे हम लेवल देखेंगे, क्या उसका कोई मापदंड है? जी हाँ, जब हम ख्याल को, विलंबित ख्याल को देखते हैं तो आप उसमें देखेंगे, हम कहते हैं कि बराबर की मात्रा का विलंबित ख्याल, या हम कहते हैं कि यदि एक ताल का है तो हम कहेंगे 24 मात्रा की एक ताल बजाइए, या हम कहते हैं कि 48 मात्रा की एक ताल बजाइए। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि तिलवाड़ा, और या हम कहते हैं 3 ताल 32 की 3 ताल बजाइए। तो ये सब जो बातें हैं, आपको इतनी मात्रा में ये ताल बजाइए, आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इसी सीरीज़ में मैंने बेसिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इसी सीरीज़ में मैंने यमन राग से पहले तालों के बारे में आपको बताया था, जिसमें कि मैंने
विलंबित ख्याल, ख्याल में विलंबित, अति विलंबित, मध्य लय और द्रुत लय, इस प्रकार की जो लय की अलग अलग जो प्रकार हैं उनको मैंने आपको बताया था। तो अभी इस लेक्चर में आपको कोई भी मुश्किलात नहीं महसूस होगी, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। और यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ इसमें लगता है कि कुछ डिफ़िकल्टी है समझने में, तो आप उस सीरीज़ को यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही सहज और बहुत ही आसान हो जाएगा आज के इस एपिसोड में जो आपको बताया जा रहा है उसको समझने के लिए। विलंबित ख्याल जो है, जैसा कि बताया है कि विलंब से उसका सम आता है, स्लो होता है स्पीड, इसको हम बड़ा ख्याल भी कहते हैं। बड़ा कैसे है? बड़ा जो इसका जो स्ट्रेच जितना ये फैलता है, जिस पूरे आवर्तन में इसको गाकर आते हैं, तो वो बहुत ही स्लो होने की वजह से सम देर से आता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही एक जो समय के हिसाब से जो अनुपात है वो ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली टू द्रुत बंदिश या छोटे ख्याल जिसको हम कहा जाता है। तो विलंबित ख्याल में अधिकतर देखा गया है कि जो साहित्य है वो छोटा होता है, क्योंकि अक्षरों को बढ़ा जाता है, जो बोल आलाप के द्वारा इनको बढ़ा जाता है। तो इसी प्रकार से जो है विलंबित ख्याल के जो अलग अलग जो साहित्य मिलता है उसमें हम अक्सर पाते हैं कि बहुत अधिक जो है शब्दों का गुथाव जो है वो बंदिश में नहीं मिलता। ऐसा करने पर एक और आसानी होती है कि हम जो आलापचारी करते हैं उसमें हम अक्षरों को, शब्दों के अक्षरों को की सहायता से, या जिसे हम बोल कहते हैं, बोलों के साथ जो है आलाप को जोड़ते वक्त हम बहुत आसानी से जो है उसको गा सकते हैं। और जो मुखड़ा है, बार बार मुखड़ा दिखाते, मुखड़े के भी बोलों को हम ले सकते हैं। तो बहरहाल ये तो हम बात कर रहे हैं टेक्निकल टर्म जो विलंबित ख्याल की है। अब हम विलंबित ख्याल जो राग एमन में जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले उसके साहित्य को, उसके बोलों को जानते हैं। स्थाई के बोल हैं, मेरा मन बांध लीनो रे, हाँ रे जोगिया के साथ। अंतरा है, सदा रंग करम करो, क्यों ना इन प्राणनाथ के हाथ। तो एक साहित्य को जब हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ईश्वर के प्रति जो एक भावना है कि अपना, जैसे कहते हैं, सब कुछ जो है ईश्वर के प्रति अर्पित करना। तो मेरा मन बांध लीनो रे, हारे जोगिया के साथ, यानी जोगिया कौन? ईश्वर, उस परम शक्ति के प्रति जो है ऐसा इसमें वर्णन है कि मेरा मन जो है वो उस परम पिता परमेश्वर से बंध गया है। और सदा रंग कर्म करो। अब सदा रंग जो थे, आपको जैसे पहले बता चुके हैं कि सदा रंग जो थे वो मोहम्मद शाह रंगीले जो है उनके दरबार में थे, बहुत बड़े गायक थे और ख़ुद ध्रुपद गाते थे। और उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने और जो है सदा रंग अदारंग, इन्होंने ख़याल गायकी जो है इसके प्रवर्तक रहे हैं। तो सदारंग जो उनके द्वारा जो बंदिशें लिखी गई, जो ख्याल लिखे गए, उसमें अधिकतर हम उनका जो ये पेन नेम है सदारंग, उसको हम देखते हैं कि उपनाम जिसे कहा जाए, सदारंग से जैसे आता है तो हम पहचान जाते हैं कि उनकी बंदिश है। कई उनकी बंदिशों में मोहम्मद शाह रंगीले इनका नाम भी लिया गया, क्योंकि वो शासक थे और उनके दरबार में आप संगीतज्ञ थे, तो ऐसा भी मिलता है। तो जहाँ हम देखते हैं कि सदारंग कहे तो सदारंग या सदा रंगीले मोहम्मद शाह, इस प्रकार के जहाँ पे बोल मिलते हैं तो समझ जाना चाहिए कि ये बंदिश जो है वो सदारंग की बंदिश है। तो ऐसा सदारंग कहते हैं कि क्यों ना मैं अपना सब कुछ जो है अपने उन प्राणनाथ यानी उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दूँ। तो ये अर्थ को जानकर जब हम गाएंगे तो भाव जो है वो हमें दुगना जो है स्पष्ट समझ में आएगा और उसका आनंद उठा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राग एमन जो है उसमें कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, किस प्रकार से उसमें आलाप और तानों को बनाया जाता है, तो वही आलाप और वही ताने जो हैं वो हम विलंबित ख्याल में भी प्रयोग करते हैं। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए, ताल पता होना चाहिए, मुखड़ा कहाँ से उठता है इसका पता होना चाहिए, और आप आराम से स्वयं अपनी आलाप और अपने जो ताने हैं उनका निर्माण आप कर सकते हैं। तो आज हम लेते हैं विलंबित ख्याल को। ये विलंबित ख्याल जो है ये क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2 में पंडित भातखंडे जी द्वारा जो है
संग्रहित है। और इस जो ये विलंबित ख्याल है, इसको एक ताल में इसकी रचना हुई है। तो हम पहले बराबर की एक ताल, यानी बिल्कुल बराबर मात्रा में धिन धिन धागे तेर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धी ना धिन। तो यानी हम बराबर की मात्रा में पहले बंदिश को याद करते हैं, उसको गाते हैं, और फिर बाद में उसको 24 यानी और उसकी जो स्पीड जो है और कम हो जाती है, जो हम कहते हैं 12 × 2 = 24। तो इस प्रकार से उसकी जो लय है और लय आधी करके फिर उसको हम 24 मात्रा में इस बंदिश को कैसे गाएंगे ये भी आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपसे कल बताया था कि हम आरोह अवरोह यमन का लेते हैं, और जब हम गाते हैं तो हम थोड़े से आलाप से भी राग यमन को शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो राग का है उसको आप दे सकते हैं, और उसके बाद आप बंदिश को शुरू कर सकते हैं। तो पहले बराबर की 12 मात्रा की एक ताल में इस बंदिश को गाते हैं। मेरा अब दोनों एक साथ। मेरा मनवा लीनो रे में
अब इसी स्थाई को जो हम हैं 24 मात्रा में गाते हैं, तो इसकी जो देखिए कि जो हम धिन धिन धागे तीर किट तू ना, इस लय में हम चल रहे थे, इसकी आधी लय हो जाएगी। कैसे? धिन गे गे धिन गे गे धा धा गे तीर कीट तू के ना के कत। अब ये देखिए जिसकी लय आप उसके कंपैरेटिवली आप देखेंगे बिल्कुल आधी लय हो गई है। तो जब हम 24 में गाएंगे, क्योंकि ये 2 पंक्तियां हैं, तो हम पूरी स्थाई को एक साथ गाएंगे। फिर से शुरू करते हैं 24 मात्रा। फिर से मेरा मन आंध लीनो रे हारे ना जोगिया के साथ मेरा मन आंध लीनो रे हारे ना जोगिया के साथ मेरा मन तो याद करने के लिए तो ये जो टेम्पो है या ये जो लय है, इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं बंदिश को। जब आप परफॉर्म करते हैं तो इसी 24 मात्रा को थोड़ा और कम करके भी आप लय कम करके जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्पीड थोड़ा और कम करेंगे। मेरा मन आंध लीनो रे हारे ना जोगिया के साथ मेरा मन बंद। तो देखिए ये जो विलंबित जो ख्याल है, इसको जब हम गा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो टेम्पो जो स्पीड है वो स्लो है। अब इस स्लो स्पीड में क्यों ऐसा है, ये भी एक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा। इसलिए कि एक तो ये अंतर है द्रुत और विलंबित ख्याल में, छोटे और बड़े ख्याल में अंतर है कि स्पीड जो है वो फ़र्क है दोनों में। दूसरी बात ये कि जब हम विलंबित ख्याल गाते हैं तो विलंबित ख्याल में हमने बढ़त करनी होती है, जो कि इत्मीनान से घंटों उसकी बढ़त की जा सकती है। जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं या जब आप विलंबित ख्याल को गाते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि यदि आपका आधे घंटे का या 1 घंटे का आपको इस राग को गाना है, तो कम से कम आधे घंटे में आप 20 से 22 मिनट जो है आप विलंबित ख्याल को देंगे। या 1 घंटे की परफॉर्मेंस है तो आप कम से कम 45 मिनट जो है आप विलंबित ख्याल को देंगे। तो ऐसा क्यों, ये प्रश्न उठेगा। इसलिए क्योंकि वहाँ पर हम राग को की बढ़त को दिखाते हैं, यानी धीरे धीरे जब हम राग में विस्तार करते हैं, आलापचारी करते हैं, तो एकदम से हम तार सप्तक के सा पर या तार सप्तक पर या मध्य सप्तक के स्वरों पर नहीं भागते। हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, धीरे धीरे जो है हम आलाप में आगे बढ़ते हैं। इसमें गाते समय मंद्र के आलाप करेंगे, मध्य सप्तक में भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हमें मदद करेगा जो हमने आपको सबसे पहले एमन के बारे में, उसके आलाप के जो है स्वर विस्तार के 4 चरण जो हमने आपको बताए हैं, वो जो एक शिक्षा है वो आपको यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि विस्तार क्या करें, आलाप कैसे करें, तो वहाँ पर
उसको बेस बना के आप जब अपनी बंदिश में आलाप करते हैं तो आपको धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आप विस्तार करते हैं, और ये जो विस्तार है यही समय लेता है। और समय क्या लेता है, धीरे धीरे आप जो कहते हैं कि हमने 20 या 22 मिनट तक विलंबित गाया या 45 मिनट तक गाया, तो विस्तार करने में आपको समय का पता ही नहीं चलता। आप उसको राग को सजाते हैं, राग को बढ़ते हैं, आप राग को एक्सप्लोर करते हैं आप। तो ये बात जब आप स्वयं इसको गाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली तब समझ में आएगी। अब हम इसी बंदिश के अंतरे को लेते हैं। सदा रंग अब आप जब विलंबित ख्याल गा रहे हैं तो विलंबित ख्याल गाते समय किस प्रकार से बढ़त की जानी चाहिए, ये एक प्रश्न उठता है। और मुझे जो है एक जिज्ञासु विद्यार्थी ने ये पूछा कि कैसे हम आलाप करें, या ख्यालों में विलंबित ख्याल हो या द्रुत ख्याल हो या रागदारी में आलाप को कैसे प्रयोग करना चाहिए। देखिए, आलाप जब हम विलंबित ख्याल गाते हैं तो आलाप को हमने स्टेप वाइज करना है। मैंने आपको बताया कि आलाप के ऊपर हमने काफ़ी बड़ा लेक्चर पहले दे चुके हैं, राग विस्तार के सभी चारों स्थानों को आपको बता चुके हैं। और जब हम गाते हैं, सपोज़ हम इसी बंदिश को लेते हैं, तो हम कैसे गाएंगे। बंदिश की एक पंक्ति गाती हूँ, उसके बाद सिर्फ मुखड़ा गाने के बाद सम पर आते हैं, सम पर रुकने के बाद हम अपने आलाप को शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं। मेरा मन
आप एक देखिए कि मैंने जब गाया है तो धीरे धीरे स्वरों को धीरे धीरे बढ़ना, पहले मंद्र में बढ़ी, मेरा मानवाद। अब शब्दों को, बोलों को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन स्वर क्या है, सा नि ध नि र गा गा रे नि ध नि र गा। तो मैंने जब पहली बार आलाप का मुखड़ा उठाया तो एक विद्यार्थी की तरह मैंने जहाँ पे देखा कि कत्ता आता और फिर मैंने मुखड़ा उठाया, लेकिन जब मैंने दूसरा आलाप लिया तो वहाँ पर मैंने मुखड़े को थोड़ा डिफरेंट तरीके से उठाया। जो परफॉर्मेंस के समय जब हम गाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसको, क्योंकि हमें पता होता है कि हम जो मुखड़ा हमने कौन सी मात्रा से उठाना है, बंदी मुखड़ा कैसे 4 मात्रा का मुखड़ा है तो आप 12 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 8 मात्रा बची, यानी 9वीं मात्रा से आपने मुखड़ा उठाना। यदि आप बराबर के उसमें गा रहे हैं, बराबर की लय में, तो हमें पता है कि हमने 9वीं मात्रा से मुखड़ा उठाना है। तो उससे पहले अब जब हम बंदिश को विस्तार कर रहे हैं आलापचारी के, तो हमने सिर्फ ये ध्यान देना है आलाप को 1 या 2 या 3 आवर्तन में हम बराबर की मात्रा में विस्तार कर सकते हैं। और जहाँ हमने देखा कि 8वीं मात्रा हुई तो 9वीं मात्रा से हमने मुखड़ा उठाया। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि 9वीं मात्रा से उठाएं, आप उसको जो मुखड़ा है उसको डबल स्पीड में, मेरा मन बार, तो आप 11वीं मात्रा से भी उठा सकते हैं, उसको डबल स्पीड में मुखड़ा गा लीजिए। तो इसीलिए आपको 2 अलग अलग तरीके के आपको जो है किस प्रकार से विस्तार करके बंदिश का मुखड़ा उठाया जाए, ये आपको बताया गया। अब ये जो विस्तार है, स्वर वही है, मेरे गा मा मा गा गा मा रे गा रे नि ध नि रे सा। तो आलाप तो आपको आता ही है, अब आपको ये पता करना है कि मुखड़ा कहाँ से उठाना है। एक बार सिर्फ ताल देखते हैं, धिन धिन धा गे तेरा तेरा तू ना कत ता, मुखड़ा उठाइए, मेरा मन बार। और जब हम डबल में मुखड़ा उठाते तो फिर से धिन धिन धागे तेरा तेरा तू ना कत ता धागे तेरा तेरा मेरा मन बार। है तो वही चीज़, लेकिन उसको हमने आधी स्पीड में कर दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो आलापचारी का जो आपको तरीका बताया गया है उसको आप आराम से गाइए। वहाँ ताल को भी मत देखिए, ताल अपना काम कर रही है, आपका आलाप अपना काम कर रहा है, बस आपने ध्यान देना है कि कहाँ से मुखड़ा उठाना है। परंतु ऐसा भी ना हो कि एकदम से मुखड़ा उठाने के चक्कर में आप जल्दी से फटाफट मुखड़ा उठाएं और बजाय कि वो ताल में सम दिखाने के आप बिल्कुल बेताले हो जाएं, या सम के बाद आएँ या सम से पहले आएँ, तो ये भी गलत होगा। आप आराम से अपने आलाप को करते हुए षड्ज पर आकर, अपने मध्य सप्तक के षड्ज पर आकर अपने आलाप को संपन्न करिए और फिर मुखड़ा उठाइए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और ये ध्यान दीजिए कि जब हम गा रहे हैं तो हमने न्यास के स्वरों पर, आलापचारी पर न्यास के स्वर जो हैं या स्वर संगतियाँ जो इस्तेमाल होती हैं इस राग में, उस पर ख़ास तौर पे ध्यान देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको विलंबित ख्याल जो है वो उसका एक तरीका किस प्रकार से गाया जाता है वो भी आपको समझ में आया होगा। हम अपने अगले इसके भाग में इसी विलंबित ख्याल में 24 मात्रा में किस प्रकार से आलाप को किया जाता है और कैसे मुखड़ा उठाया जाता है, ये हम आपको बताएंगे।
तो अब हम इसी बंदिश को कैसे 24 मात्रा में इस बंदिश को गाते हुए आलाप कैसे किया जाएगा, मुखड़ा कहाँ से उठाया जाएगा, ये बताते हैं। मेरा मन मेरा मन बांध लेनो मेरा मन बांध लेनो मेरा मन बांध लेनो लेनो बांध बांध लेनो लेनो बांध लेनो जोगे तो ये तो तरीका था जिसमें कि हम आलाप को जो है 24 मात्रा में बंदिश जो होती है उसमें आलाप को कर सकते हैं। तो अब आलाप के बाद बारी आती है तानों की। तो ताने तो उसी प्रकार से जो पलटे आपको बताए गए हैं उन्हीं पलटों को तानों के रूप में बना सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना स्लॉट वहाँ से निकालिए और अपनी बंदिश में उसको ऐड कर दीजिए। आप तानों को जब आप पलटों का अभ्यास करेंगे कुछ समय के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कितनी मात्रा के निकालें, कितने को कहाँ से, वो कट एंड पेस्ट वाला जो सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ तक करें। वो एक ताल आपके मन में धीरे धीरे बसना शुरू हो जाएगी और जहाँ पर आपको लगता है कि जिस मात्रा से हमें 9वीं मात्रा से मुखड़ा उठाना है या हमें 11वीं मात्रा से उठाना है उससे पहले ही स्वयं जो है एक सतर्कता जो है आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। तो ये अभ्यास के द्वारा ही होगा। पहले कुछ समय तक चीज़ों को रटा जाता है, पहले कुछ समय तक चीज़ों को याद किया। जैसे कि हम मैथमेटिक्स के टेबल्स को याद करते हैं तो हम जैसे कहते हैं 3 2 जा 6, तो शायद जब हम छोटे रहे होंगे, जब हमको ये टेबल रटाई गई होगी तो हमने उसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इस प्रकार से हमने उसको रटा होगा। लेकिन आज यदि हमें कोई कहता है, हम कहीं कुछ हिसाब लगाते हैं और 3 2 जा एकदम से ध्यान में आता है कि 6, हमको सोचना नहीं पड़ता, हम उस टेबल पे वापस नहीं जाते। ये स्वाभाविक सी बात है कि जो हमने उस समय याद किया है वो हमारे कहीं पे मस्तिष्क में कहीं वो बैठ चुका है, जो अपने आप स्वतः जो है उस वक्त जब उसकी ज़रूरत होती है उस वक्त सामने आता है। इसी प्रकार से जब हम पलटों को करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो शुरू में तो उन पलटों को हमें रगड़ना पड़ेगा, उनका अभ्यास करना पड़ेगा। एक तरह से ये भी मैं बिल्कुल कहूँ कि उनको रटना पड़ेगा। लेकिन जहाँ एक बार हमने उसको कर लिया उसके बाद हमारी ताल हमारी पक्की है तो हम आराम से उन पलटों को वहाँ से उठा के यहाँ सजा देते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पलटे जो है वो थान है और जो ताने जो हैं उसी थान में से निकले हुए अलग अलग वस्त्र जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। तो अब देखिए 24 में जो है हम इस बंदिश को गा रहे हैं और फिर हम ताने लेते हैं। मेरा मन नीरे गा गा रे सा, नीरे गा रे, नीरे गा मा पा मा गा रे, नीरे गा मा पा दा नी दा पा मा गा रे, नीरे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे, नीरे गा मा पा दा नी सा रे गा रे सा नी दा पा मा गा रे, नीरे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे, नीरे गा मा पा दा नी दा पा मा गा रे, नीरे गा मा पा मा गा रे सा, नीरे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। मेरा मन
आप देख रहे हैं कि मेरी लय और तबले की लय मैच नहीं कर रही है, आप चाहें तो उस लय में कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपको पता है कि आपकी लय फास्ट जा रही है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। बराबर के में कैसे करेंगे देखते हैं। मेरा मन नी रे ग रे नी रे ग म प म ग नी रे ग म प द नी ध प म ग नी रे ग म प द नी सा नी ध प म ग नी रे ग म प द नी सा रे ग रे सा नी ध प म ग नी रे ग म प द नी सा नी ध प म ग रे सा। मेरा मन बा। तो ये तो हुआ कि हमने बिल्कुल जो बिगनिंग जो हमारा संगीत को या अभ्यास का जो बिगनिंग स्टेप है, हमने उस लय में जो है इसको लिया। अब जब हमें पता है कि हमने अलग से अभ्यास किया है पलटों का, तो हमारी जाहिर सी बात है स्पीड भी बढ़ेगी। तो हम तबले को चलने दें और उसका अपनी लय जो हमें सूट करती है, जिस पे हम सहज रूप से अपनी तानों को गा सकते हैं, हम उस लय को उठाते हैं। और उसमें हम ताने गाने के बाद ये ध्यान रखें कि हमें मुखड़ा कहाँ से उठाना है। फिर से मेरा मन नी रे ग रे नी रे ग म प म ग रे नी रे ग म प द नी ध प म ग रे नी रे ग म प द नी सा नी ध प म ग रे नी रे ग म प द नी सा रे ग रे सा नी ध प म ग रे नी रे ग म प द नी सा नी ध प म ग नी रे ग म प द नी ध प म ग रे नी रे ग म प म ग रे सा नी रे ग म प द नी सा रे ग रे सा नी ध प म ग रे ग म प द नी सा नी ध प म ग रे सा। मेरा मन बा। अब इसी को आकार में भी कर सकते हैं हम। अब ये जो तान है, इन तानों में इसी बंदिश के बोलों को फिक्स करके हम बोल तान भी बना सकते हैं। बोल तान किसको कहते हैं? बोल और तान दोनों का मेल बोल तान। तो अब ये देखिए इसी बंदिश के बोल हैं। मेरा मेरा मन मांग मेरा मेरा तो ये थोड़ी सी एडवांस स्टेज है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। पहले हमें देखिए स्टेप वाइज जब हम कोशिश करेंगे तो प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी होगी, साफ़ सुथरी प्रोग्रेस होगी। लेकिन हम पहले यदि बोलतानों को ले लें तो शायद कहीं पे हम अटक सकते हैं। बोलतानों को लेते वक्त एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमने जो वॉवल साउंड, जैसे मैं बताती हूँ ए ई आई ओ यू इंग्लिश में बोलते हैं, या हम कहते हैं आ ए ई ऊ, ये जो हमारे जो दीर्घ जो मात्राएं हैं इनको बढ़ेंगे। जैसे मेरा जो है मेरा, अब इसमें तान लेने में कोई मुश्किल नहीं होती। मैं मेरा मन, तो वो न तो वो गाने में सुगम है न वो सुनने में अच्छी लगेगी। तो कोशिश करें जहाँ पर कि बड़ी मात्रा हो, चाहे वो ई की हो, चाहे ए की हो, चाहे आ की हो, उसको बढ़ना चाहिए। मेरा कोई मुख मुद्रा नहीं बिगड़ रही है, कहीं पे कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही है। आप बहुत आराम से अपनी तानों को बना सकते हैं और गा सकते हैं। मेरा मन बांध, अब क्योंकि हमने शब्द लिए मेरा मन बांध, मन पर ज़्यादा मत रुकिए, बांध में आ की मात्रा वहाँ पे बढ़िए। जोगिया, अब जोगिया शब्द भी तो समझ में आना चाहिए श्रोताओं को। कोशिश करें कि जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, उसका भाव जो है वो सामने उजागर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं। अक्सर होता है कि क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में जब पूछा जाए या जब लोगों से बात की जाए तो लोग कहते हैं इट्स अ वेरी हैवी म्यूज़िक, या हम क्या बड़ा डिफ़िकल्ट है। ऐसा कोई बात नहीं है। चीज़ों को जिस प्रकार से पेश किया जाए
उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या इम्प्रेशन है। यानी हम जब गा रहे हैं तो हम यदि उसको शब्द को ऐसे मरोड़ के गाएंगे जो, तो एक देखने वाले को बड़ा हास्यप्रद लगता है। और जो गाने वाला है वो अपने तानबाजी की जो ग्रामर है, ग्रामर पोर्शन पे तो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन जो उसका रस निष्पत्ति या सौंदर्य का, एस्थेटिक्स का जो एस्पेक्ट है उसको वो छोड़ देता है। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम, क्योंकि देखिए फाइन आर्ट्स है, ललित कला है, जिसका कि मकसद जो है वो आनंद की अनुभूति कराना। आनंद तब मिलेगा जबकि किसी प्रकार की कोई परेशानी नज़र नहीं आती। तो जब हम गाएं तो हम अपने गायन में ऐसा क्यों लेकर आएँ कि हमारी मुख मुद्रा बिगड़ रही है, या हम अपने हाथ पाँव को बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं तानों को लेते समय। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सुगमता से और सहजता से हम इसको कर सकते हैं। यदि हमें गाते वक्त कहीं भी हमारी मुख मुद्रा बिगड़ती हुई नज़र आती तो हम अपने सामने एक शीशे को रख सकते हैं, उस पर कभी कभी चेक कर सकते हैं। जैसे कि थिएटर जो करते हैं, जो नाटक करते हैं, वो लोग अपने डायलॉग्स को जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो शीशे के सामने वो प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं जिन्होंने कि अपनी स्पीच देने से पहले वो अपनी तैयारी शीशे के सामने खड़े होकर करते हैं। तो गाने में क्या हर्ज है, हमारा चेहरा ना बिगड़े किसी प्रकार से, हम कैसे लग रहे हैं पहले उसको हम स्वयं तो परख लें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि विद्यार्थियों को शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जो चीज़ बिगड़ जाती है उसको संभालना बहुत मुश्किल है। यदि हम तानों को गाते वक्त अपनी थोड़ी को हिलाएं, या बहुत ज़्यादा हाथ पैर फेंकें, या बिल्कुल चेहरे को इतना तनावपूर्ण कर दें, तो वो खुद के लिए भी ठीक नहीं, और जो श्रोता हमें देख रहा है या सुन रहा है वो उसको भी कष्टदायक लगता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम गाएं तो ऐसे अक्षरों को ले, ऐसे शब्दों को ले जिसमें तान करना जो वो सुगम और सहज हो, तो हम बहुत खूबसूरती से विलंबित ख्याल को जो है गा पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 3 एपिसोड या 3 सीरीज़ जो हमने राग एमन के और आगे जो विस्तृत रूप में हमने आपको बताया, एमन हम पहले भी आपको बता चुके हैं, उसमें जिस प्रकार से ख़यालों को गाया जाता है, कैसे विस्तार होता है, कैसे अपनी ताने और अपने पलटों को के सहायता से अपनी तानों का निर्माण, अपने आलाप खुद बनाए जा सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। और आप इसका अभ्यास करें। बिल्कुल मैं इस बात को कह सकती हूँ कि ताल को पहले पक्का करें, ताल को देखें कि कहाँ से मुखड़ा उठ रहा है, कौन सी मात्रा से उठ रहा है, और ये ध्यान रखें कि राग का जो ग्रामर है, राग में कैसे विस्तार होता है, न्यास कौन से हैं, स्वर समुदाय कौन कौन से, किस राग स्वर पर टिकने से या अधिक एम्फेसिस देने से राग जो है वो चेंज हो सकता है। ये भी चीज़ें जो हैं ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये तो थी बात राग एमन की। कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे ये पूछा कि जब हम गाते हैं, क्योंकि हम कुछ आपके प्रश्नों को भी कभी कभी लिया करेंगे, कि जब हम गाते हैं तो मध्य सप्तक के जो षड्ज से जब हम तार सप्तक के षड्ज पर जाते हैं तो अक्सर गला जो है वो स्ट्रेन्ड हो जाता है, गला जो है वो ख़राब हो जाता है और हम कुछ दिनों तक रियाज़ नहीं कर पाते। हालांकि जो प्रश्न जिन विद्यार्थी ने भेजा था उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, तो ये एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न जो है वो विद्यार्थी पूछते हैं, या जो भी गाना सीखते हैं नए वो पूछते हैं ऐसा क्यों होता है। उसके कई कारण हैं। पहला तो आप इतने अधिक रियाज़ करने की आदत में नहीं होते और एकदम से कोई चीज़ आप शुरू करते हैं तो गला स्ट्रेन होता है। जब हम उदाहरण ले सकते हैं कि यदि हमें कोई कहे कि आप कल सुबह उठ के जॉगिंग शुरू कर दीजिए और सीधे 5 किलोमीटर चलिए डेली, तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हम जोश में उठ के 5 किलोमीटर चल देते हैं, घर आते हैं शाम तक हमारे हाथ पाँव में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए अभ्यस्त नहीं है। वो धीरे धीरे उस अभ्यास में आएगा। तो ये जो रिएक्शन जो है, एक्शन का जो रिएक्शन है, ये होना जाहिर सी बात है। गायन में भी ऐसा होगा कि जब हम एकदम से रियाज़ कर रहे हैं और बहुत देर तक रियाज़ करने लगते हैं तो गला जो है वो कहीं पे स्ट्रेन होना शुरू हो जाता है। तो पहला तो एक ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि हम सीधे मध्य और तार सप्तक के स्वरों की तरफ चले जाते हैं। तो मध्य और तार सप्तक के स्वरों पर सीधे न जाकर पहले मंद्र सप्तक के स्वरों को करिए। धीरे धीरे मंद्र आपका जितना क्लियर होगा, आपका तार सप्तक भी धीरे धीरे क्लियर होगा। तो ये दूसरा कारण हो सकता है।
तीसरी बात ये है कि जब हम गा रहे हैं तो हम बहुत अधिक चिल्लाएं नहीं, क्योंकि चिल्लाने से राग खूबसूरत नहीं बनता है। स्वरों को समझकर आप गाएंगे, स्वरों को, राग को समझकर गाइए। और ये भी उम्मीद मत रखिए कि एकदम 2 दिन में ही आपको राग जो है वो समझ में आ जाएगा, राग आप गा पाएंगे। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ का लेते हैं, तो अड़चनें आना स्वाभाविक है और उन अड़चनों को ही पार करके हम आगे पा सकते हैं जो हमारी मंजिल है। तो धीरे धीरे जो है हम जब गाते हैं तो गला भी, गले में जो एक तरह से कफ है या जो गले की जो मांसपेशियां, उनमें जो एक खिंचाव पैदा होता है, वो थोड़ा सा रिएक्शन देगा। पर आप अपने रियाज को मत छोड़िए। सुबह जो आप रियाज करते हैं वो मंद्र सप्तक का रियाज करिए। सुबह एकदम तार सप्तक के स्वरों पर मत जाइए, क्योंकि हमारे शरीर की तरह शरीर का एक भाग है गला। तो ये स्वभाव है कि सुबह जो हम एकदम से अपने आप को अलर्ट नहीं रखते, हमारा बॉडी जो है, हम उसकी जो जो परिभाषा है या उसकी जो एक हम कह सकते हैं कि टेंडेंसी जो है, वो सुबह थमी हुई होती है, गंभीर होती है, सुबह शांत होती है। तो हम सुबह एकदम चिल्लाना शुरू कर देंगे तो गला तो बैठेगा, गले को लगेगा अचानक से क्या हो गया है। तो ऐसा न करके सुबह का अभ्यास मंद्र और मध्य तक करिए और धीरे धीरे कुछ समय का ब्रेक लेके बाद में जब आप अभ्यास करते हैं तो मध्य और तार सप्तक के स्वरों को लेके, पलटों को लेकर करिए। गलत अभ्यास भी गले को ख़राब कर सकता है। गलत अभ्यास न करके समझकर अभ्यास करें तो आपका गला ख़राब नहीं होगा। और एक कारण हो सकता है मौसम का, या बहुत ज़्यादा एसी में बैठने से भी आपका गला ख़राब हो सकता है। तो उसका तो सभी लोगों को पता है कि उसके क्या उपचार हो सकते हैं। आप ज़्यादा समझदार हैं, उसको बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ कारण आपको बताए हैं कि यदि आपका गला ऊपर के निषाद में स्ट्रेंड हो रहा है, षड्ज में स्ट्रेंड हो रहा है, तो कुछ समय तक आप रियाज मत छोड़िए, लेकिन मंद्र और मध्य का रियाज करिए, यानी पंचम तक चले जाइए। थोड़ा सा नी को छू के आ जाइए। सा पर बहुत ज़्यादा ठहराव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आप सा पर ठहराव करें वो तो आप मंद्र सप्तक में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने रियाज को कर सकते हैं। जी बिल्कुल सरिता जी, आपने एकदम बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि अक्सर हम जब रियाज़ करते हैं और 1-2 दिन रियाज़ करने के बाद हमें लगने लगता है कि हमारे गले में स्ट्रेस हो रहा है। तो उसी तरीके की बात हुई कि जब हम नए नए तौर पर वर्जिश करना शुरू करते हैं, अपने शरीर के साथ ये कोशिश करते हैं कि शायद हम थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे तो अगर हमें मोटापे के शिकार हैं तो हम पतले हो जाएंगे। जल्दी पाने की उसमें जो होड़ में ये हमें अपनी जो आतुरता है इस पर काबू रखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। और शरीर कहीं ना कहीं प्रकृति की देन है और प्रकृति के साथ जब हम उसे अच्छा करने, अपने शरीर को अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बदलाव लाने के लिए थोड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। और आवाज़ की अगर बात ही क्यों ना की जाए तो इसके लिए थोड़ा बहुत जब आप अभ्यास करेंगे आपको परेशानी आएंगी, लेकिन परेशानियों से पार पाकर एक दिन आपको लगने लगेगा कि आखिर। और एक और बात, जब हम रियाज कर चुके होते हैं उसके बाद, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं एकदम से हम पानी पी लेते हैं, तो ठंडा पानी पी लेते हैं, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका गला गर्म हुआ होता है और उस पर आप एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, जिस प्रकार से किसी गर्म बर्तन में हम एकदम पानी के छींटे डालें तो किस प्रकार से कुछ रिएक्शन हमें नज़र आता है, वही गले के साथ है। गले को यदि बचा के रखना है तो हम बहुत अधिक बोलने के बाद भी एकदम पानी नहीं पीना चाहिए और ठंडा पानी उस समय अवॉइड करना चाहिए जब गला गर्म हुआ हो। जी सरिता जी, जैसा कि हमने अपने देखने वालों से पहले भी कहा था कि हम ये कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा भेजे गए प्रश्नों के हम जवाब दे पाएँ यहीं आपके माध्यम से इन लाइव एडिसेट लेक्चर्स में। तो हमारे पास वैसे तो कई प्रश्न आए हैं, पर हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे अपने आगे वाले सेशंस में भी जो हैं हम प्रश्नों को ले सकें। तो एक सवाल हमारे पास आया है, ये मनीवेल साहयम ने हमें सवाल भेजा है और इनका ये कहना चाहते हैं कि एक राग पर हम देखते हैं बहुत सारी कॉम्पोजिशंस होती हैं, तो क्या ये सभी कॉम्पोजिशंस अलग अलग होती हैं, या हम ये बोलें कि जो पर्टिकुलर राग है वो आधारभूत स्तंभ है और इसी के आसपास इर्द गिर्द ये राग का विस्तार, राग की ग्रामर तो वही है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। पूरे वर्ल्ड में आप देखिए जो भोज्य पदार्थ हैं, जो खाना है, उसका बेस क्या है? वही चावल है, वही गेहूं है, वही वेजिटेबल्स हैं, वही हर्ब्स हैं, वही सॉल्ट, शुगर, ये बेस है। लेकिन इतनी वैरायटी है
इतनी वैरायटी है कि उसका कोई अंत ही नज़र नहीं आता। इसी प्रकार से मैं राग की, जैसे राग एमन की आपने बात की, तो एमन में ज़रूरी थोड़ी कि हमने कह दे कि एमन जो है वो उसकी प्रकृति ये है, उसमें इस प्रकार के रस मिलते हैं। आप एमन में विभिन्न प्रकार के रसों से युक्त जो है बंदिशों को पा सकते हैं। अब श्रृंगार प्रधान भी हो सकती है, भक्ति प्रधान भी हो सकती है, क्योंकि ये राग का जो विस्तार है वो उसको लेते हुए जब हम राग को कुछ समय तक गा लेते हैं, राग हमारे अंदर रच बस जाता है, तो हम किसी कॉम्पोजिशन को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने आप ही चीज़ आती है कि यदि हम उसको गाएं और उसमें यदि हम तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग करें तो उसका भाव कैसा आता है। देखिए भाव की बात आती, भाव कैसा आता है उसका। तो अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग जो बंदिशें हैं, उसमें अलग अलग तरह के भाव आते हैं। और हमने ये ध्यान देना है कि राग की जो ग्रामर है, यानी राग का जो शास्त्र है, राग की जो नियम है, उसका हमने पूरा ध्यान देना है। और जो अल्टीमेट बात कहते हैं रंजयती इति राग है, कि वो रंजन करना चाहिए, मन को आनंद प्रदान करना चाहिए, वो होना चाहिए। हम राग को टेक्निकली गलत नहीं गाएं, और दूसरा उससे उसका रंजन जो है, रंजकता उसमें बनी रहे। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मुख्य होती हैं। बाकी अलग अलग रसों की अनुभूति जो है हम अलग अलग बंदिशों के द्वारा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से राग यमन पर ही बात कर रहे हैं, और इसी के संबंध में मनीवेल जी ने ही एक और सवाल पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि राग यमन और यमन कल्याण में क्या डिफरेंस है। हाँ, राग यमन और राग यमन कल्याण में एक ही डिफरेंस है कि राग यमन कल्याण में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है और राग यमन में हमेशा तीव्र मध्यम का ही प्रयोग होता है। बाकी और कोई डिफरेंस जो है इसमें अधिक सुनने को देखने को नहीं मिलता। क्रमिक पुस्तक मालिका में पंडित भातखंडे जी ने जो राग यमन पर द्वितीय भाग में जो उसका विस्तार दिया, उसमें बहुत सी जगह पर बंदिशें यमन करके दी हैं, लेकिन उसमें शुद्ध दोनों मध्यमों का प्रयोग है। तो उन्होंने ये भी एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि कहीं कहीं पर राग यमन में शुद्ध मध्यम का अल्प प्रयोग हुआ है, तो ऐसा उन्होंने बताया है। ये भी एक उदाहरण है। लेकिन जब हम राग यमन कल्याण गाते हैं तो उसमें अवरोह में गाते हैं, विशेष तौर पे एक ख़ास फ्रेज़ है जिसमें कि हम शुद्ध मध्यम का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से उसको देखें, रे गा मा ग गा म ग प ग म द नि द प म ग म ग रे नि द नि रे सा। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुछ ऐसे राग हैं जिसमें कि थोड़ा सा चेंज लाने पर राग चेंज हो जाता है। जैसे श्याम कल्याण और शुद्ध सारंग है, लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उसमें म रे सा और इसमें ग म रे सा, ये फ़र्क है, जरा सा फ़र्क जो है राग को बदल देता है। तो राग यमन और राग यमन कल्याण में जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, जहाँ तक कि मैंने अपने गुरुओं से, अपने शिक्षकों से सीखा, तो यही एक अंतर बताया जाता है कि शुद्ध मध्यम का जो प्रयोग होता है। जी, एक और सवाल हमारे पास है, और ये सवाल पूछा है विकास डे ने, और ये जानना चाहते हैं कि आलापचारी, इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग किस वक्त करना चाहिए, बंदिश से पहले या बंदिश के बाद। इसके अलग अलग फ्रेजेस हैं। आलापचारी जो है, एक आलाप का बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म जो है, जब हम उसको बंदिश को शुरू करने से पहले हम राग का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वहाँ पर हम छोटा सा आलाप, जिसमें कि राग की जो विशेषता है वो पहले झलकती चाहिए, जिससे कि हम पहचान सकें कौन सा राग है। उसके बाद आलाप जो है, बंदिश का स्थाई गाने के बाद हम आलाप कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। हम तार सप्तक पर जाकर अंतरा लेंगे और फिर हम अंतरे के आलाप करेंगे, और इस प्रकार से उसको संपन्न करते फिर हम मुखड़े को उठाएंगे। और जब राग को बढ़ रहे हैं तब इस आलापचारी का इस्तेमाल या उसको प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आज के एपिसोड से आपको अधिक स्पष्ट हो गया होगा। जी, तो यही हम चाहते हैं कि आप निरंतर यूं ही लिखते रहें, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाते रहें।
हम यही चाहेंगे, चाहे आपके प्रश्न हम तक पहुँचें या फिर सरिता जी तक ही क्यों ना पहुँचे, पर सवालों के जवाब ज़रूर मिलने चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नित्य प्रति हमें देखते रहें, लिखते रहें, समझते रहें और जितना हो सके संगीत सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि कहते हैं कि संगीत एक हीलिंग थेरेपी है। आप जीवन में किसी भी कष्ट में क्यों ना हो, लेकिन संगीत के माध्यम, संगीत के ज़रिए आपको ज़िंदगी में रास्ते नज़र आने लगते हैं। तो एक नया रास्ता और एक नई मंजिल पर पहुंचाने के लिए हम सदैव CC के लाइव एडुसेट लेक्चर्स के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो मित्रों, आप हमें लिख सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। इस लेक्चर को भी जल्द आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। एक बार फिर से सरिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ लाल बाबू राय जी का और गगनजीत कौर जी का। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।